स्कूल में किस किस के क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं? कैन यू टेल मी? ओके सृष्टि, रुद्र के स्टार्ट हो गए। रुद्र क्या पढ़ा रहे हैं आपको इकोनॉमिक्स में? वैसे जहां पर भी क्लासेस स्टार्ट हुई होंगी ना, आई थिंक या तो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर डिमांड से स्टार्ट किया होगा। डिमांड है ना? हाँ, डिमांड एक्चुअली क्या है, आसान सा होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, डिमांड से स्टार्ट करते हैं। बट डिमांड के कई सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, सो दैट्स व्हाई ये इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर समझना बहुत जरूरी होता है कंसेप्चुअली चीजों को एनालाइज करने के लिए। डिमांड कंपैरेटिवली इजी है। ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, हम देखेंगे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट इट्स इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा यही स्टार्ट करता हूँ ताकि एग्जैक्टली समझना है। एनसीईआरटी से? हाँ, एनसीईआरटी से तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ दिया। हर्षिता तानाली, 3 चैप्टर्स आर डन। कौन कौन से चैप्टर करा दिए हर्षिता आपके स्कूल में? अब ज्यादातर लोगों की अटेंडेंस लग रही है, आई थिंक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं ना, मतलब वो आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया होगा साइट पर, अगर अटेंडेंस नहीं लग रही होगी तो इसीलिए। हर्षिता, कौन कौन से चैप्टर करा दिए हैं? अच्छा, आई डोंट अटेंड दोस क्लासेस, ओके। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा है, बहुत न्यूमेरिकल है, अपने को करने में बहुत मजा आएगा। वहीं से बैठ करके मुझे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके भेजोगे, यहाँ पे नाम अनाउंस करूंगा सबसे पहले किसने किया, तो उसमें भी काफी मजे आएंगे। हाँ, which book is best for economics? We still have 2 minutes, so we can discuss about that. देखिए, BL गुप्ता फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अच्छा राइटर है। वैसे तो जो मैं नोट्स आपको दूंगा ना, उस नोट्स में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ कोटा में जो मैं बैचेस लेता हूँ, तो उन सबको तो बच्चों को मैं बोल के रखता हूँ, स्पेशली इन क्लास 12, कि आप कोई भी राइटर मत खरीदो, ठीक है? बट स्टिल अगर आप लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से मैं BL गुप्ता सजेस्ट करूंगा। TR जैन और VK ओरी जो बुक है, इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बस वो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने चीजों को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो TR जैन और VK ओरी अभी बहुत सारे स्कूल टीचर्स सजेस्ट करने लग गए हैं, क्योंकि स्कूल्स में ऐसा होता है कि पब्लिशर जाते हैं स्कूल के टीचर्स के पास और उनको बोलते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करो। तो TR जैन और VK ओरी में आई थिंक कि लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर आप TR जैन और VK ओरी भी अगर ऑप्ट करते हैं और उससे आप पढ़ते हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि मैं तो आपको मेरे नोट से पढ़ाऊंगा। और अगर आप TR जैन VK ओरी में कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं और आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए, एक और मिनट वी हैव टू वेट, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। आप आज भी कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। सब जने कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है। दिया, अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। वैसे मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे और 11th के ओवरऑल सिलेबस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्लास 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई 11th क्लास के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर हो कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो सब सिलेबस को कम कर दिया जाए। आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा होने वाला है। पूनम गांधी भी अच्छी है चिराग बिजनेस स्टडीज के लिए। चैतन्य, नोट्स यार, नोट्स यहाँ पर कैसे भेजे जाएं? यहाँ पर ढंग से नहीं आ पाएंगे आप, वो इधर उधर हो जाएगा और आप नहीं ले पाएंगे उसको। मैं फिर भी कोशिश करूंगा क्लास के एंड में आपको एक साथ सबको पीपीटी भेजने का, है ना? बाकी कल जिसने मुझसे व्हाट्सएप पे मांगा था उनको तो मैंने भेज दिया था पीपीटी। चलिए, सो टाइम हो गया है, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सब कॉपी पेन लेकर के बैठना भाई। सुभाष डे फॉर बिजनेस स्टडीज। रुद्र, सुभाष डे राइटर को मैंने अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आई कांट टेल यू अबाउट दैट। पूनम गांधी, संगीता गर्ग, ये तो मैंने राइटर्स देखे हैं, देखा है इन्होंने क्या लिखा है। चलिए, सब जने ध्यान देना। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला आज, बहुत जल्दी से मैं आज के टॉपिक पर आ जाऊंगा। बट स्टिल एक बार, इकोनॉमी क्या है हम सबको क्लियर है। द एग्जिस्टेंस ऑफ CPM, कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड मार्केट, मेक्स अ प्लेस इकोनॉमी। ये CPM की प्रेजेंस किसी जगह को क्या बना देती है? इकोनॉमी बना देती है, सबको पता है।
इकोनॉमी के बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो। और इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और दूसरी ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ये भी हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करके बैठे हुए हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले जिस फंडामेंटल यूनिट पर फोकस कर रहे हैं, उस फंडामेंटल यूनिट का नाम है, उस प्लेयर का नाम है कंज्यूमर। कंज्यूमर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट का नाम है, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हम लोग अच्छी तरह ये समझ चुके हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट या सर्विस का कंजम्पशन करता है, और प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को हम कंबाइनली कमोडिटी कहते हैं, ये हमें पता है। कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करता है फॉर सेटिस्फैक्शन। अगर आपको किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करने के बदले में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आप उसका कंजम्पशन नहीं करने वाले, हम ये भी समझ चुके हैं। सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी कहते हैं, ये बात भी हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और यूटिलिटी को हम डिफाइन भी कर चुके हैं। मैंने स्क्रीन पर तो आपको डिफाइन कर दिया था, दैट यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में आपके किसी वांट को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, ये उस कमोडिटी की यूटिलिटी होती है। इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। समझ लिया था हमने। फिर हमने ये भी समझ लिया था कि भैया कंज्यूमर कंजम्पशन करेगा तो वो कंजम्पशन तब तक करेगा जब तक उसको बेस्ट सेटिस्फैक्शन और वी कैन से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फील ना हो जाए। जब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पर होगा, तब हम कहेंगे कि हमारा कंज्यूमर किस में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एट दैट टाइम वी से दैट नाउ द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। पढ़ लिया था हमने ये भी अच्छी तरह से, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी को मेजर करने की देयर आर टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस होती हैं यूटिलिटी को मेजर करने की। एक अप्रोच है आपकी कार्डिनल अप्रोच, और सेकंड अप्रोच होती है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच। सो देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच, ओके। हम सबको पता है अच्छी तरह से, कार्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी को नंबर की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी की यूनिट होती है यूटिल्स। वहीं ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, इसका सिर्फ कंपैरिजन किया जा सकता है बाय गिविंग रैंक्स एंड प्रेफरेंसेस। पढ़ लिया था हमने, ठीक है। फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कार्डिनल अप्रोच से समझना शुरू किया था, और कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले हमने एक लॉ पढ़ा था, जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और क्या नाम है इस लॉ का, कोई लिख के बता सकता है क्या? व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ दिस लॉ? वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। एक और नाम क्या है भाई लॉ ऑफ DMU का, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो एक और। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, यस। चलो गुड, रिप्लाईज आते हैं तो लगता है कि हाँ चलो कुछ मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो H.H. गोसांस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी हम लॉ ऑफ DMU को बोलते हैं। ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ DMU कहता क्या है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, फिर माइनस में भी चली जाएगी। कल मैंने आपको ये भी बता दिया था कि यार मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एन एक्स्ट्रा यूनिट, और यू कैन से एन एडिशनल यूनिट। इससे मैंने आपको बताया था, आप जब भी कमोडिटी की एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, तो वो एडिशनल यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो उस पर्टिकुलर यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। जैसे दूसरे गुलाब जामुन ने हमें 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दिया था, तो दूसरे गुलाब जामुन की ये मार्जिनल यूटिलिटी थी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी के बाद कल मैंने एक और टाइप ऑफ यूटिलिटी, एक और टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करी थी। क्या नाम था उस टर्म का, बताओ मुझे। एक और टर्म इंट्रोड्यूस करी थी भाई, क्या नाम था उसका? TU, शॉर्ट में लिख के बता सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। TU, टोटल यूटिलिटी, ओके। टोटल यूटिलिटी आप ही लोगों ने मुझे बता दिया था कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था। आपने खुद ही ने मुझे क्या, जैसे जैसे मैं पूछ रहा था आपने मुझे रिप्लाई करके बता दिया था। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर TU? क्या फॉर्मूला था भाई TU का? सिग्मा MU। बिल्कुल सही, ऐसे लिख सकते हो आप यश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। AU भी कुछ होता है क्या? नहीं दिया, AU तो कुछ भी नहीं। एवरेज यूटिलिटी आप बोल सकते हो, AU अगर आपने कहीं सुन लिया हो तो एवरेज यूटिलिटी कहा जा सकता है TU/N करके, बट दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि AU की आपको जरूरत है।
एवरेज यूटिलिटी नाम की कोई चीज हो सकती है, लेकिन दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट, जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो अगर किसी ने आपको बता दिया हो एयू, तो उसने बस ऐसे ही बताया होगा आपको, बाकी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सिग्मा एम यू इज द फॉर्मूला फॉर टी यू, वेरी गुड। अब समय आ गया है कि आप लोग माइक पर आकर के जवाब दें। खुद से दोगे जवाब हाथ खड़ा करके, या मैं रैंडमली पूछूं किसी से, बताओ। चलिए, तो मेरा सवाल है आप लोगों से, आई होप यू गाइज विल बी कंफर्टेबल इन आंसरिंग। क्या बात है यार, पहले से ही हाथ खड़े हो गए, दिस इज गुड, क्या कॉन्फिडेंस है। आपको मुझे रिलेशनशिप के पॉइंट समझाने हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। कौन कौन बता सकता है, प्लीज रेज योर हैंड, बिना घबराए अपना हाथ खड़ा करिए। कोई गलत कुछ ऊपर नीचे होगा भी सही, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो लोग हैंड रेज कर देंगे उनसे मैं पूछूंगा रैंडमली। कल आप में से ज्यादातर ने यार मुझे लिख के भी बता दिया था। ओके, तो आज कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ, ओके क्या बात है, बहुत सारे हैंड रेज अभी भी हो रहे हैं। चलिए, तो अब मैं आप में से किसी से पूछ लेता हूं। लेट्स आस्क टू प्रक्षल जैन। प्रक्षल, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, आप खुद को एक बार अनम्यूट कर लो। सर गुड मॉर्निंग प्रक्षल, कौन सी सिटी से हो आप प्रक्षल? अकलेरा। अकलेरा से। ओके प्रक्षल, रिलेशनशिप समझाओ हमें एमयू और टीयू के बीच का। सर जब एमयू अगर पॉजिटिव रहता है तो टीयू जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और जब एमयू जीरो में आ जाता है, ठीक है, ठीक है, तो टीयू मतलब मैक्सिमम आ जाती है, मतलब मैक्सिमम तक मैक्सिमम आ जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। और एमयू जो है नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, तो वह टीयू जो है डाउन होने लग जाती है। टीयू डाउन होने लग जाती है। एक पॉइंट और था। एमयू जब नेगेटिव होती है पर टीयू नेगेटिव नहीं होता है। MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट। एक लाइन में अगर इसका जवाब देना हो तो, ठीक है प्रक्षल, थैंक यू सो मच। एक लाइन में इसका जवाब देना हो तो रिद्धिका, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। रिद्धिका, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप खुद को अनम्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग रिद्धिका। गुड मॉर्निंग रिद्धिका। गुड मॉर्निंग सर। ओके रिद्धिका, अभी 4th पॉइंट बताया प्रक्षल ने, दैट MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट। इसका Yes, sir. एक आंसर करना हो तो आप क्या बोलोगे, व्हाई सो? रीजन, हाँ रीजन। क्योंकि अगर अपन कुछ चीज अपन को पसंद होती है, उससे ज्यादा कभी उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब खाते हैं, तो अपनी कम हो जाती है उसकी इच्छा, सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, नेगेटिव में भी चला जाता है। नेगेटिव। और ना ये हद मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नेगेटिव सेटिस्फैक्शन में भी कंजम्पशन करे। चलो ठीक है हाँ। रिद्धिका, काफी हद तक सही है, थैंक यू। अच्छा, बट स्टिल अभी तक मुझे वर्ड नहीं मिल पाया है। किससे पूछूं मैं? दर्शना से पूछता हूँ। दर्शना, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप खुद को अनम्यूट कर लो। हेलो दर्शना। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग दर्शना, क्या Hello, रीजन sir. होगा है? Good morning. गुड मॉर्निंग। MU कैन बी Sir, नेगेटिव because you're assuming that the consumer is rational, so he would stop. He or she would stop when they are getting something negative satisfaction. ओके वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्ट आंसर, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, आप सबको समझ में आ चुका है नो, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना आपसे दैट MU कैन बी नेगेटिव बट TU कैन नॉट, व्हाई सो, तो आपको डायरेक्टली क्या आंसर करना है, आपको लिखना है इट इज बिकॉज द कंज्यूमर इज रैशनल। क्योंकि कंज्यूमर रैशनल होता है, इसीलिए MU तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन TU नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, TU का फॉर्मूला भी देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको सब समझ में आ चुका है। चलिए, सो एवरीवन, so now I'm sharing my screen with you, ठीक है। चलिए ध्यान देना सब जने। ओके, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है एवरीवन। अब मैं अपनी वीडियो को तो ऑफ कर देता हूं, ध्यान देना सब जने ऑन योर स्क्रीन। अब कल मैंने आप लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी का ना फॉर्मूला नहीं बताया था।
सो नाउ इट्स टाइम कि हम मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूले के बारे में भी बात कर लें। बट एक चीज का ध्यान रखना कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कंपेरेटिवली आसान है। मतलब आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं उलझना है कि क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ऐसा कैसे हो रहा है। वैसे तो आप सीधा देखोगे ना तो देख करके पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली फॉर्मूले में हो क्या रहा है। ठीक है एवरीवन, नाउ मैंने चैट में डिसेबल कर दिया है। अब आप जो भी कुछ लिखोगे वो सिर्फ मुझे मिलेगा। दैट मीन्स नाउ यू कैन चैट विद मी ओनली। बाकी सब मैं डिसेबल कर चुका हूं। तो सब जने प्लीज अब अपना स्क्रीन पर ध्यान रखें। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, देखिए फॉर्मूले को समझने के लिए सपोज मान लेते हैं फोर्थ लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी गिवन नहीं है। लेट्स से कि मार्जिनल यूटिलिटी फोर्थ लेवल पर गिवन नहीं है और आपको फोर्थ लेवल की मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी सब गिवन है, बस फोर्थ लेवल की मार्जिनल यूटिलिटी गिवन नहीं है। चलिए आप फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है। फॉर्मूले में लिखा है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा एन। यू ऑल नो दैट डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। तो फॉर्मूला असल में है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। तो आपको इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको ये देखना है कि जिस भी लेवल पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है उससे पहले की टोटल यूटिलिटी कितनी थी, और जिस लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करना है उस पर टोटल यूटिलिटी कितनी है और टीयू में चेंज कितना आ रहा है। तो 240 से 280, here we can see that the change is basically 40। कितने का चेंज है? 40 का चेंज है। चलो एक बात तो ये हो गई। अब फॉर्मूले में आगे लिखा है अपॉन डेल्टा एन। अब डेल्टा एन का मतलब क्या है? यहाँ पे डेल्टा एन का मतलब है यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन में आने वाला चेंज। तो हमें फोर्थ लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो हम ये देखेंगे कि 4 से पहले क्वांटिटी कितनी थी और फिर उस लेवल से यहां आने पर क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। तो आप देख सकते हो 4 से पहले क्वांटिटी कितनी थी? 3 थी, और 3 से 4 आने में कितना चेंज आया है? 1 का चेंज आया है। तो डेल्टा एन की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो 40 अपॉन 1 करेंगे तो दिस विल बी 40। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला लिखा है इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सरल भाषा में कहा जाए ना तो वैसे तो क्या करोगे ना, आप जैसे ही आपको कोई बोलेगा एमयू निकालो किसी लेवल पर, तो आप देखोगे उस लेवल पर टीयू कितना है, उससे पहले टीयू कितना था, और आप देखोगे टीयू में कितना चेंज आया है। 240 से 280 का चेंज आया है। इसका मतलब 40 यूटिल्स का एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन उस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से मिला होगा। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप डेल्टा टीयू लिखना पहले, फिर डेल्टा टीयू लिखने के बाद आपको लिखना है अपॉन में डेल्टा एन। अब डेल्टा एन का मतलब है क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो आप देखना उससे पहले क्वांटिटी कितनी लिखी है? 3 लिखी है, और जिस लेवल पर फाइंड आउट करना है उस पर कितनी क्वांटिटी लिखी है? 4 लिखी है। तो 3 अपॉन 4 करेंगे, दैट विल बी 1। तो 40 अपॉन 1 कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, चलिए सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अब मैं ना एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे चैट पे लिख करके, टू एवरीवन चैट नहीं है लेकिन मुझे आपकी चैट दिख ही रही है, तो आप मुझे चैट पे लिख करके बताएंगे। कॉपी पेन मुझे लगता है आप सबके हाथ में है, सो दैट्स व्हाई प्लीज स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने जो भी फॉर्मूला समझाया वो आपको कितना समझ में आ रहा है। एवरीवन, आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन। एक बार क्वेश्चन लिखिए सब जने। मैं बोल रहा हूं एट 4 यूनिट्स, हाँ आई एम वेटिंग, मैं 10-20 सेकेंड के लिए वेट कर लेता हूं। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यू गाइज आर हैविंग पेन एंड कॉपी नाउ? रिप्लाई मी ऑन चैट। आपकी चैट मेरे तक पहुंच रही है? यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग। चलिए, तो आपको इंतजार नहीं कराया जाए। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, सॉरी। एट 4 यूनिट्स, राइट डाउन द क्वेश्चन। एट 4 यूनिट्स द टोटल यूटिलिटी इज, एट 4 यूनिट्स total utility is 200 utils. At 4 units total utility is 200 utils, and एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, at 4 units
total utility is 200 utils and at 8 units of consumption total utility becomes 800 utils. Total utility becomes 800 utils. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं पूरा क्वेश्चन. At 4 units, total utility is 200 utils and at 8 units of consumption, जैसे ही कंज्यूमर 8 यूनिट पर जाएगा, टोटल यूटिलिटी बिकम्स 800 यूटिल्स. टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 800 यूटिल्स की हो जाएगी. फाइंड आउट, आगे लिखिए, फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी, फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी एट 8th लेवल ऑफ कंजम्पशन. 8th लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. Find out marginal utility at 8th level of consumption. Okay, बहुत सारे रिप्लाई तो मेरे पास इतनी जल्दी आ गए हैं, क्या बात है. वेरी गुड. ओके, ठीक है, रिप्लाईज तो आ रहे हैं. आदिबा ने 200 का, बेटा 200 इज द रॉन्ग आंसर. ओके, जिनके सही आ रहे हैं मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है. अंकिता अग्रवाल, तृप्ति नागर, आप में से ज्यादातर ने बिल्कुल सही जवाब दिया. दिस इज गुड. ओके ओके, द करेक्ट आंसर इज 150. करेक्ट आंसर इज 150. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है. करेक्ट आंसर है 150. आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये. मैं एक बार आप स्क्रीन पे बता देता हूं. चलो, अगर किसी का आंसर ये नहीं आया था, अगर किसी का आंसर 150 नहीं आया था, तो आप लोग एक बार स्क्रीन पे देख लो. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ऑन स्क्रीन. ध्यान देना जरा. क्वेश्चन में गिवन है कि 4th यूनिट पर टोटल यूटिलिटी है 200 की. ठीक है, सब जने, अगर वैसे बहुत आसान सा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, बट स्टिल अगर आ रही है तो एक बार देख लो. फिर क्वेश्चन में आगे गिवन है कि जब 8 यूनिट्स का कंजम्पशन किया गया तो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होके 800 यूटिल्स की हो गई. अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ 8th लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी. तो हम फॉर्मूले में देख रहे हैं. फॉर्मूले में क्या लिखा है? सबसे पहले डेल्टा टीयू. डेल्टा टीयू मतलब आपको देखना है कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है. तो 200 से 800 कितना चेंज आया है टोटल यूटिलिटी में? द चेंज इज ऑफ 600. तो यहां पर हमें लिखना होगा 600 अपॉन डेल्टा एन. डेल्टा एन मतलब एन में कितना चेंज आया है? तो 4 से 8. यहां पर हमें नजर आ रहा है कि एन में चेंज आया है 4 यूनिट्स का, तो यहां हम लिख देंगे 4. तो 600 को 4 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 4 1 जा 4, 5 6, 2 बचा, 4 5 जा 20 and then 0 as it is. So now your correct answer is 150. ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकली नहीं होता है. प्रैक्टिकली नहीं होता है का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली तो भाई 4 के बाद 5वीं यूनिट का ही कंजम्पशन किया जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं. आपको क्वेश्चन में बताया गया होता है कि भाई इस तरह से आपको 4 यूनिट पर टीयू गिवन है, 8 यूनिट पर टीयू गिवन है, बताओ 8 यूनिट पर एमयू कितना होगा. तो हम कैसे बताएंगे? हम देखेंगे टीयू में कितना चेंज आया है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन से. देन इट विल बी डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन. देखो सृष्टि, अगर 4th यूनिट की एमयू आपसे पूछी जाती है ना, तो 4 से पहले डेफिनेटली किसी ना किसी लेवल की आपको टीयू गिवन होगी. मतलब सेम क्वेश्चन में आपको 4th यूनिट की नहीं पूछी जा सकती. अगर 4th यूनिट पर आपसे एमयू पूछा जाता तो 4 से पहले 2 पर या 3 पर या 1 पर कितनी टोटल यूटिलिटी है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता. ठीक है, ओके. नाउ चलिए,
चलिए कोई बात नहीं आदिबा, अब ये तो खत्म हो ही गया है। यहां तक सबको समझ में आ गया है एमयू क्या है, टीयू क्या है, टीयू का फॉर्मूला, एमयू का फॉर्मूला और एमयू कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर हो गया है ना ये? अब मैं आगे बढ़ूं अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आप, ठीक है। देखिए अभी मैं थोड़ा ना स्लो पढ़ा रहा हूं, एक बार एडमिशंस कंफर्म हो जाएंगे ना तो मैं चेंज कर दूंगा गियर और हम स्पीड बढ़ा देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बट हाँ समझ के पढ़ना जरूरी है। चलिए एवरीवन, हमें अब क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। ये मार्जिनल यूटिलिटी, भव्य अब थोड़ा इंतजार करो आप, मैं एक बार अगला टॉपिक, अब अगले टॉपिक पे ध्यान दो, फिर मैं आपको दोबारा ये चीज बता दूंगा। एवरीवन प्लीज ध्यान देना, अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में हमने जो रिलेशनशिप समझा है ना, इस रिलेशनशिप का हमें ग्राफिकल एनालिसिस करना है। क्या करना है हमें? ग्राफिकल एनालिसिस। रिद्धि वन मोर क्वेश्चन देता हूं मैं रिद्धि, पहले एक बार ग्राफ बता दूं आज, नहीं तो टाइम हो जाएगा और ग्राफ रह जाएगा, और ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, वी विल हैव प्रैक्टिस। सब जने प्लीज ध्यान दीजिए, हमें अब ग्राफिकल एनालिसिस करना है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। इसके लिए मैं अब व्हाइट बोर्ड अपना ऑन कर लेता हूं और व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूं एमयू और टीयू के बीच का ग्राफ किस तरह से बनता है। चलिए ब्लैंक कर लेते हैं, ओके। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी बोर्ड वाली। चलिए अब आप लोगों की स्क्रीन पर बोर्ड है, सब जने प्लीज ध्यान से समझना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन मतलब आता ही है क्वेश्चन, ये मानो रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एवरीवन ध्यान दीजिए, हमने अभी तक ये देख लिया है कि रिलेशनशिप क्या है एमयू और टीयू के बीच का। एमयू की वैल्यू हमारे एग्जांपल के हिसाब से ये है 100, 80, 60, 40, 20, 0 एंड -20। टोटल यूटिलिटी भी हमें आ चुका है, दैट इज 100, 100 प्लस 80, 180, 180 प्लस 60, 240, 240 प्लस 40, 280, 280 प्लस 20, 300, 300 प्लस 0, 300 और 300 माइनस 20, 280। ओके, यहां तक तो सबको पता ही है, ये तो हमें देख ही लिया हमने कि ये सब चीजें कैसे आएंगी। एवरीवन नाउ प्लीज फोकस, अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी और टीयू के बीच में ग्राफ बनाना है। अच्छा देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इकोनॉमिक्स में जब आप एग्जाम देंगे ना, चाहे स्कूल में देंगे चाहे बोर्ड्स में देंगे, तो कभी भी आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता है एग्जामिनेशन में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है हार्दिक, जरूरी नहीं है कि आप 20 से डिक्रीज करें, आप अपने एग्जाम्पल में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं अपने मन से, बस डिक्रीज होती नजर आनी चाहिए वो, और टीयू फिर एमयू का सम होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो देखिए क्या है ना, एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ नहीं मिलता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स में कि हमेशा जब आप ग्राफ बनाएं तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वैल्यूज को भी इंडिकेट करें। सब जने मेरी बात फिर से सुन लेना ध्यान से, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में ग्राफ पेपर नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू इंडिकेट द वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको बस कर्व के शेप्स बनाने होते हैं, आपको वैल्यूज के साथ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर ग्राफ पेपर देंगे तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे हर क्वेश्चन के साथ ही ग्राफ आता है, तो बहुत सारे ग्राफ पेपर देने पड़ेंगे और बच्चे को एग्जाम देने में 3 की जगह 5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर कभी भी ग्राफ पेपर नहीं मिलता है, और आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वैल्यूज को इंडिकेट करें। अब सब जने स्क्रीन पर ध्यान से समझना, मैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं एवरीवन। तो यहां पर हम लेंगे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर हम अब साथ में बनाएंगे एमयू और टीयू। आप सबने ये देख ही लिया था कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो कैसा होता है। फर्स्ट यूनिट पे एमयू काफी ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाती है और एक पॉइंट पे एमयू कहां पहुंच जाता है, नेगेटिव में पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर
ये जरूरत नहीं है कि हम 1 2 3 4 लिखें और MU और TU वाई एक्सिस पर भी वैल्यूज को लिखें, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हमने सिर्फ क्या इंडिकेट किया है, शेप इंडिकेट की है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व तो हम लोगों ने देख ही लिया था, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम हाई पॉइंट, और जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नीचे की तरफ आएगा, एक पॉइंट पे 0 होगा और उसके बाद माइनस में चला जाएगा। अब हमें टोटल यूटिलिटी का कर्व भी यहीं पर ड्रॉ करना है। सब जने ध्यान देना, वी ऑल नो दैट, हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अभी मैंने जो ये रीजन हाईलाइट किया है, इस हाईलाइटेड रीजन में MU की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, जब तक MU की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तब तक हम सब जानते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक बार आप शेड्यूल पे देखो जरा, शेड्यूल में आपको नजर आएगा कि फर्स्ट लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ग्राफ पर TU का कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे तो TU का जो कर्व है ये कहां से स्टार्ट होगा, जहां से मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व स्टार्ट हो रहा है, इसी पॉइंट से आपका TU का कर्व भी स्टार्ट होगा। सब जने अब ध्यान देना, Here you can see that जब तक MU की वैल्यू पॉजिटिव है तब तक, क्योंकि TU इंक्रीज करता है, सो दैट्स व्हाई हम किस तरह से शो करेंगे, इस तरह से कि जब तक MU की वैल्यू पॉजिटिव है तब तक ये टोटल यूटिलिटी की जो लाइन है, टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है, ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर अगली बात हम शो करेंगे कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट से डैश लाइन से ड्रॉ करके बता रहा हूं, आप ये देख सकते हो कि यहां पर MU 0 है, तो जब MU 0 होता है तब TU की वैल्यू थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी हो जाती है। जब MU 0 होता है तब TU की वैल्यू थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी हो जाती है और साथ साथ TU की वैल्यू अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाती है। तो जब MU 0 होता है तब हम नोटिस करेंगे कि जो TU का कर्व है ये कांस्टेंट भी है और साथ साथ जितना ऊंचा जा सकता था उतना ऊंचा जा चुका है। दिस इज द कर्व ऑफ टोटल यूटिलिटी। मैं एक बार और समझाऊंगा इसे आपको, तो इसलिए प्लीज पेशेंस बनाए रखें। अब उसके बाद नेक्स्ट बात जो हमें पता है कि जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगा, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगा, नाउ दिस टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो जैसे MU नेगेटिव होगा, TU कर्व के साथ क्या होगा, हम नोटिस करेंगे कि अब टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है ये नीचे आना स्टार्ट कर चुका है। नाउ इट स्टार्टेड फॉलिंग। अब इस TU कर्व ने नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, सब जने ध्यान देना ऑन योर ग्राफ। मैं एक बार फिर से पूरा ड्रॉ करके बता रहा हूं, फिर आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे। सो दैट्स व्हाई सब जने ग्राफ पर अपनी नजर रखो। मैं एक बार फिर से आपको ये पूरी चीज बना के बता रहा हूं, तो अगर बीच में कोई डिस्कनेक्ट हो गया था या किसी की वॉइस में प्रॉब्लम थी तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए। एवरीवन, सबसे पहले MU और TU को हमें शो करना है ग्राफ पर, तो एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली हम क्वांटिटी ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पर हम MU और TU को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आपको बना के बता रहा हूं। आप सबको पता है दिस विल बी द MU कर्व, ये आपका MU कर्व होगा। It keeps on diminishing, at a certain point it becomes 0 and after that it becomes negative। थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं, राइटिंग मेरी खराब ही है, मतलब चाहे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूं चाहे रियल बोर्ड पे लिखूं। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा होगा, इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, एट अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स 0 एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। मैंने आपको अभी ये बात बता दी है कि एग्जाम में क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं आता है, सो दैट्स व्हाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वैल्यूज को इंडिकेट करना जरूरी नहीं है, बस आपको शेप सही बनाना है। तो ये आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, at a certain point it becomes 0 and then it becomes negative। सब जने ध्यान देना, हम सबको पता है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब तक टोटल यूटिलिटी क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, इंक्रीज करता है। तो यही बात हम ग्राफ में शो कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात हम नोटिस कर सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पर MU और TU दोनों सेम है, इसीलिए जहां से MU का कर्व स्टार्ट हो रहा है वहीं से फर्स्ट लेवल पर TU का कर्व स्टार्ट होगा। तो जहां से MU स्टार्ट हो रहा है वहीं से TU स्टार्ट होगा। अब हम यहां लिख करके बताएंगे कि भाई देखो, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी की लाइन कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ये TU की लाइन बना रहा हूं मैं। अब जब तक MU पॉजिटिव है तब तक TU इंक्रीज करेगा,
ये लाइन आप स्केल से भी बना सकते हो और फ्री हैंड भी बना सकते हो। अब उसके बाद आगे टीयू का कर्व कैसा चलेगा, एवरीवन सब ध्यान से समझना। जैसे ही एमयू 0 होगा टीयू अपने मैक्सिमम पर होगा और थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी हो जाएगा। ये यहां पर एमयू 0 है तो हम ये शो करेंगे यहां पर कि जब एमयू 0 है तब टीयू थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट भी हो गया है और साथ साथ उस समय जो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू है वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुकी। ठीक है, तीसरी बात हमें क्या शो करनी है कि जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा, ये एमयू नेगेटिव हुआ, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा अब टीयू का जो कर्व है नाउ इट विल स्टार्ट फॉलिंग, अब टीयू की लाइन नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द कर्व ऑफ टीयू, ये आपके टीयू का कर्व है। जब तक एमयू पॉजिटिव था, जब तक एमयू पॉजिटिव था तब तक टीयू ने कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया, जब एमयू 0 हुआ तब टीयू थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया और मैक्सिमम तक गया, और जैसे ही एमयू नेगेटिव हुआ नाउ टोटल यूटिलिटी स्टार्टेड फॉलिंग, अब टोटल यूटिलिटी का कर्व नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया है। क्लियर है बात? चलिए अब मुझे बताओ ये ग्राफ किस किस को समझ में आ गया है। जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू की लाइन ऊपर जा रही है, फिर जब एमयू 0 है तब टीयू अपनी मैक्सिमम तक पहुंच चुका है और जैसे एमयू माइनस में गया टीयू ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया है। चलिए समझ में आ गया है सबको, वेरी गुड। कांस्टेंट नहीं आया, कांस्टेंट बेटा ये देख रहे हो ना 5 पर भी 300 था टीयू, फिर 6 पर भी 300 था, तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे दिखाना है कि लाइन फ्लैट हो गई है हल्की सी, और फिर उसके बाद जैसे ही नेगेटिव में गया नाउ टीयू स्टार्टेड फॉलिंग, अब टीयू ने नीचे गिरना शुरू कर दिया है। This is the graphical representation of marginal utility and total utility. Okay. अब 10 सेकेंड के लिए आप लोग ये स्क्रीन देख लो, ईमानदारी से बिना देखे आपको लिख के मुझे बताना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो मैंने समझाया लेकिन जब आप खुद शेप बनाओगे ना तो आप में से कई जने गलत बनाएंगे शेप, so that's why आप एक बार 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के लिए स्क्रीन देख लो, याद कर लो, फिर जैसे मैं बोलूंगा लिख के आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। आप मुझे ये ग्राफ जो है ये मुझे आप बना के बताएंगे, शेड्यूल नहीं बनाना है साथ में, शेड्यूल आप लोगों ने शायद कल बना दिया था, सिर्फ ग्राफ आपको मुझे बना के बताना है। तो 10 सेकेंड के लिए स्क्रीन देख लो अच्छे से, बिना देखे बनाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है। और 10 सेकेंड्स में मेरा मोबाइल ले आता हूँ। चलिए, so now I am stopping the screen.